हेलो एंड वेलकम टू डीएनए एडिटर्स टेबल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो ऐसा है कि बीजेपी ने अपने पूर्वांचली नेताओं को पूर्वांचली पत्ते अगर कार्ड्स बोले जाएं, पूर्वांचल के कार्ड्स खेले हैं। 4 ऐसे कार्ड्स हैं जिनको बीजेपी ने चुनाव दिए हैं। जैसे कि पहला नाम मनोज तिवारी हैं, जिनको आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। पवन सिंह हैं जो कि भोजपुरी सुपरस्टार रहे हैं, और निरहुआ हैं, और साथ ही रवि किशन हैं जो कि पॉलिटिक्स में तो काफ़ी उम्दा प्रदर्शन करते ही हैं। और साउथ की फिल्में हों, भोजपुरी की फिल्में हों, हिंदी की फिल्में हों, जहाँ भी देखिए रवि किशन आपको दिख ही जाएंगे। तो इन चारों कैंडिडेट्स को जो बीजेपी ने उतारा है, इससे बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा, और इन कैंडिडेट्स ने जो बीजेपी को चुना है वो क्यों चुना है, ये सब आज हम बात करेंगे। तो आज इन सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डीएनए के एडिटर तनवीर आजम जी। तो तनवीर जी, जो बीजेपी का ये जो पूर्वांचल कार्ड है, ये बीजेपी को कितना फ़ायदा दिलाएगा? नमस्कार डीएनए के दर्शक। देखिए पुष्कर, जो बीजेपी ने ये चारों और ये चारों एक्टर्स भी हैं और सिंगर भी हैं। अगर हम अपने दर्शकों की सुविधा के लिए एक एक करके बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पवन सिंह की। पवन सिंह एक एक्टर हैं और सिंगर हैं, बहुत अच्छे भोजपुरी सिंगर। इनका एक गाना है लॉलीपॉप लागलू। गाना जो है वो यूट्यूब पे इंडिया के अंदर सुना जाने वाले सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले गानों में से एक है। हर शादी में बजता हर शादी है, में हर जगह बजता है। ये बहुत ज़्यादा सुना जाता है। ये गाना यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये बीजेपी ने पवन सिंह को पहले टिकट दिया था आसनसोल से, शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ। फिर उसके बाद उनके टिकट देने के 7-8 दिनों के बाद पवन सिंह ने वो टिकट वापस कर दिया और उन्होंने कहा कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है। उसके बाद कुछ दिनों बाद पवन सिंह ने अनाउंस किया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे काराकाट से। काराकाट एक सीट है बिहार में। अब बीजेपी के लिए वहाँ पे ये दुविधा है कि बीजेपी ने एनडीए का जो कैंडिडेट, जिसको आप बोल सकते हैं, वो है उपेंद्र कुशवाहा। वो एनडीए का कैंडिडेट है, और पवन सिंह ने निर्दलीय अपनी ताल ठोक दी है। आरजेडी के कैंडिडेट तो है ही हैं। तो अब बीजेपी को ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि पवन सिंह की वजह से काराकाट की सीट उनके हाथ से निकल जाए। 2019 के चुनाव में ये सीट एनडीए के ही खाते में आई थी, और इस बार भी उपेंद्र कुशवाहा एक अच्छे लीडर हैं, मास लीडर हैं। वहाँ पे कनेक्ट है उनका, वो काफ़ी वहाँ पे पॉपुलर है। तो अब जो अभी मैंने मतलब मेरी बात हो रही थी लोगों से और मैंने सुना भी है, और ये पक्की खबर है कि मनोज तिवारी को बीजेपी ने शायद बोला है कि आप पवन सिंह से बात करें और कोशिश करें कि उनको मतलब चुनाव से दूर रखें, दूर किया जाए, ताकि वो मतलब बीजेपी को जो डेंट लगना है वो ना लगे। अदरवाइज पवन सिंह एक अच्छे उम्मीदवार हैं, और हो सकता है कि उनकी उम्मीदवारी अगर रह गई तो बीजेपी के लिए ये सीट थोड़ी सी मुश्किल हो जाए। जैसा कि हम आपको बता दें कि ये जो काराकाट की सीट है, यहाँ पर 2009 और 2019 में जेडीयू का वर्चस्व रहा है, जेडीयू जीती थी। और जो अभी के बीजेपी के प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा, ये 2014 में भी जीत हासिल करे थे, और 2019 में भी 80,000 वोटों के साथ ये जीते थे, और जेडीयू के महाबली सिंह को इन्होंने हराया था। तो बीजेपी का जो ये दाव है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। इसके बाद हम आते हैं पवन सिंह के बाद हम आते हैं मनोज तिवारी, जो कि एक बहुत बड़ा फेस हैं, और इन्हें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार के सामने उतारा गया। ये 2 बार से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जीतते भी आ रहे हैं, सांसद हैं। तो इनका जो कन्हैया कुमार के साथ बैटल होगा इस बार का, वो कितना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर कन्हैया कुमार की हिस्ट्री देखें तो उन्होंने 2019 में बेगूसराय से लड़ा था और वो हार गए थे, लेकिन वो जेएनयू के बहुत बड़े फेस हैं। तो दिल्ली में उनका काफ़ी बोलबाला है, लोग जानते हैं। देखिए मनोज तिवारी जो है, अगर हम पूर्वांचल के सेलिब्रिटी फेसेस की बात करें तो मनोज तिवारी डेफिनेटली उसमें से एक है। सिंगर हैं, एक्टर हैं, बहुत सारी भोजपुरी फिल्मों में इन्होंने काम किया है, बहुत सारे भोजपुरी गाने इनके बहुत पॉपुलर हैं। तो अब बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटें, 7 की 7 सीटें बीजेपी ने पिछले बार जीती। इस बार बीजेपी ने 7 सीटों में से 6 सीटों पे कैंडिडेट बदल दिए, नए चेहरे दे दिए। लेकिन सिर्फ मनोज तिवारी ही एक ऐसे कैंडिडेट थे, एक ऐसे लीडर थे जिनके उन्होंने टिकट नहीं बदला। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि मनोज तिवारी एक अच्छा वर्चस्व रखते हैं और एक अच्छी पकड़ है उनकी। कांग्रेस ने अपने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है कन्हैया कुमार को यहाँ से खड़ा करके। दोनों पूर्वांचल के ही हैं, कन्हैया बिहार के हैं, मनोज तिवारी का भी, उनका भी पूर्वांचलियों में अच्छा पकड़ है। नॉर्थ ईस्ट की जो सीट है वहाँ पे माइग्रेंट्स बहुत हैं, यूपी बिहार के 40% प्लस माइग्रेंट्स हैं। इस बार जैसे पिछले बार मनोज तिवारी काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी अंतर से जीते थे, अब इस बार कन्हैया के आने से, और आप ये ना भूलें कि दिल्ली में आप
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ रही है। इंडिया गठबंधन जिसको आप हम लोग बोल रहे हैं, जिनको उन्होंने नाम रखा है। तो ये जो है मनोज तिवारी के लिए एक मतलब फाइट थोड़ी सी मुश्किल है। अभी के सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो अभी मेरे हिसाब से थोड़ा सा मनोज तिवारी को बढ़त है। बट कन्हैया क्योंकि इलेक्शन लड़ते आए हैं और वो जेएनयू में भी इलेक्शन लड़ते थे और उन्होंने बेगूसराय में भी वो गिरिराज सिंह जैसे मास लीडर के आगे खड़े हुए और पहले चुनाव में उन्होंने 3-4 लाख वोट बटोरे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फाइट होगी और एक इंटरेस्टिंग सीट है। जैसा कि हम आपको बता दें, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो सीट थी वो 2008 में वर्चस्व में आई थी। परिसीमन के बाद इसको 2008 में अस्तित्व में आई और 2014 से यहाँ पर बीजेपी सत्ता में काबिज है। और 2019 में भी मनोज तिवारी जीते, 2014 में भी मनोज तिवारी जीते और अब 2024 में मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार होगा। इसके बाद जो तीसरा जो पूर्वांचल कार्ड है बीजेपी का वो है निरहुआ, जिन्हें कि दिनेश लाल निरहुआ भी कहा जाता है। तो अगर जो निरहुआ हैं वो आजमगढ़ सीट से लड़ रहे हैं, पिछली बार भी वो आजमगढ़ सीट से ही लड़े थे। अगर यहाँ की थोड़ी सी डेमोग्राफी की बात करें तो 19 लाख मतदाता हैं यहाँ पर, जिनमें से 3 लाख से ज़्यादा यादव हैं और 3 लाख से ज़्यादा मुस्लिम हैं और 3 लाख से ज़्यादा ही दलित हैं। मतलब यहाँ पर MYD समीकरण जो है वो काम करता है। जो वो PDA फैक्टर जो कह रहे हैं वो अखिलेश यादव जी। तो 20 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 14 बार यादव कैंडिडेट जीते हैं और 3 बार मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ से जीत हासिल कर चुके हैं। तो ये जो निरहुआ का जो वर्चस्व है, क्योंकि जब पिछला चुनाव हुआ निरहुआ वर्सेस धर्मेंद्र यादव का, तो निरहुआ ने 8,669 वोटों से जीत हासिल करी थी। तो इतने कम मार्जिन से जब वो जीते थे धर्मेंद्र यादव से, इस बार फिर से निरहुआ वर्सेस धर्मेंद्र यादव हो रहा है। तो क्या वो मार्जिन धर्मेंद्र यादव क्लियर करने में सफल रहेंगे क्या? देखिए, आजमगढ़ जो सीट है जी, वो ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो वो समाजवादी पार्टी की सीट रही है। मुलायम सिंह यादव भी यहाँ से जीते हैं जी, धर्मेंद्र भी जीते थे। फिर उसके बाद लास्ट अखिलेश भी जीते। लास्ट जो चुनाव हुए जिसमें निरहुआ जीत के आए और उसमें क्या हुआ कि जो मुस्लिम वोट था वो बढ़ गया। बहुजन समाज पार्टी ने गुड्डू जमाली को टिकट दिया। गुड्डू जमाली तकरीबन 3 लाख वोट ले आए। वो जो मुस्लिम, और वो मैक्सिमम मुस्लिम वोट ही थे और कुछ मायावती के पार्टी के वोट रहे। इस बार क्या है कि जो गुड्डू जमाली हैं वो आ गए हैं समाजवादी पार्टी में। तो ये जो मुस्लिम वोट का जो बंटवारा है ये थोड़ा मुश्किल है इस बार। तो ये मेरे ख्याल से अभी जो ये एज है, ये सीट जो है आजमगढ़ की जो सीट है वो मेरे ख्याल से वापस समाजवादी पार्टी के पाले में जाती दिख रही है। जी, जैसे कि हमने बात करी, मुलायम सिंह यादव यहाँ से 2014 में जीते थे, 63,000 वोटों के साथ जीते थे। फिर 2019 में अखिलेश यादव ने कंटेस्ट किया और उन्होंने 3 लाख से भी ज़्यादा वोटों से जीत हासिल करी। अब 2014 में यहाँ पर, 2019 में यहाँ पर बीजेपी वर्सेस एसपी वर्सेस बीएसपी हुआ था। अब इस बार भी अभी बीएसपी ने अपना कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है कि कौन है। तो क्या इस बार एसपी बीएसपी में फिर से वोट बट जाएंगे क्या? देखिए, अगर बीएसपी कोई मुस्लिम कैंडिडेट लाती है जी, और जो कि पॉपुलर है जी, और जो अगर 1,00,000, 2,00,000, 2.5 लाख वोट गुड्डू जमाली की तरह अगर ला सकता है जी, तब तो ये फिर से निरहुआ के लिए थोड़ा आसान होगा। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट या चेहरा नहीं मिलता है बहुजन समाज पार्टी को जो वोट में सेंध लगा सके, तो इस बार मुझे लगता है कि धर्मेंद्र यादव ये सीट निकाल ले जाएंगे। ओके। अब हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी कार्ड पर, रवि किशन जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं और जो उत्तर प्रदेश का अगर दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट सीट बोली जाए वाराणसी के बाद, जहां से पीएम कंटेस्ट करते हैं, वो गोरखपुर है। गोरखपुर से पिछले कई बार से योगी आदित्यनाथ सांसद बनते आ रहे हैं। 1998 से वही सांसद बन रहे हैं 2017 तक, और 2017 के बाद ये सीट दी गई रवि किशन को। रवि किशन पिछली बार काफ़ी अच्छे वोटों से जीते थे। तो क्या इस बार फिर से रवि किशन की लहर चल सकती है गोरखपुर में? हाँ, अगर आप ये जो चारों जो आपके भोजपुरी चेहरे हैं बीजेपी के, अगर उनमें आप बात करें तो रवि किशन जो हैं उनको भोजपुरी सिनेमा का अमिताभ बच्चन कहते हैं जी, और ये भोजपुरी सिनेमा के पहले सुपरस्टार हैं जी। इन्होंने भोजपुरी सिनेमा के लिए बहुत योगदान है इनका। और सीट भी इनकी जो है गोरखपुर की, पहले योगी आदित्यनाथ यहाँ से कई बार वो एमपी रहे, और ये पूर्वांचल में अगर बीजेपी की सबसे सेफ सीट कोई है तो वो गोरखपुर है। तो मेरे ख्याल से रवि किशन को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ से जीतने में, और कोई मतलब मुझे सरप्राइज़ भी नहीं होगा, कोई हैरानी भी नहीं होगी अगर रवि किशन पिछले बार के जो मार्जिन है उसको थोड़ा और बढ़ा ही लेंगे। तो मेरे ख्याल से रवि किशन
आसानी से अपनी सीट निकाल ले जाएंगे। बाकी तीनों सीटों पे जो बीजेपी के जो भोजपुरी चेहरे हैं उनको कड़ी टक्कर है, वो बहुत इंटरेस्टिंग टक्कर है। और वो मतलब एक हमारे दर्शकों को भी मैं बताना चाहूँगा कि वो नोट करके रख लें ये सारी सीटें, और जब चुनाव हो और जिस दिन वोट पड़े यहाँ और जब इनके रिजल्ट आए तो इनको देखें कि एक इंटरेस्टिंग है, ये चारों लड़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है। जी, तो जैसा कि हमने जाना कि बीजेपी का जो पूर्वांचल कार्ड है वो किस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा सकता है, आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।